जय जवाहर संगवारी हो लॉजिकल बर्ड इंस्टीट्यूट जांजगीर में आपका स्वागत है। जैसे पंचायती राज का जो चल रहा था सीरीज, ये उसका अगला वीडियो है। इसमें हम लोग धारा 42 से लेकर धारा 97 तक हम इसमें कवर करेंगे। उसके बाद 97 से 132 तक हम इसके बाद आने वाले जो वीडियो है इसमें कवर करेंगे। और इसमें से लगातार हमेशा फॉलोइंग करके या कभी वन लाइनर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रयास करेंगे वो लगभग वो पूरा इसमें कवर आएगा। पूरा याद नहीं करना है, लेकिन किस शब्दावली से हमको पूरा पकड़ना है और पूरा याद हो जाएगा। एक बार या 2 बार या 3 बार इस वीडियो को जरूर देखना, उसमें याद हो जाएगा। अब लोग प्रारंभ करेंगे आज धारा 42 से। इससे पहले जो धारा है वो डल गया है। इससे पहले का किस में आ रहा है इसमें इससे पहले धारा 41 तक, 1 से लेकर 41 तक पूरा वीडियो डल गया है और ये 42 से ये प्रारंभ होगा। प्रारंभ करेंगे इसमें से धारा 42 जो निर्वाचन से संबंधित है, वो धारा 42 में बताया गया है। तो इसमें जो राज्य निर्वाचन आयोग की शक्ति के बारे में बताया गया है। हल्का से निर्वाचन के बारे में देख लो हल्का से। एक होते निर्वाचन, निर्वाचन नामावली कौन तैयार करता है? निर्वाचन नामावली राज्य निर्वाचन आयोग तैयार करता है। निर्वाचन नामावली कौन तैयार करता है? राज्य निर्वाचन आयोग तैयार करते हैं। उसी प्रकार जो निर्वाचन से संबंधित घोषणा कौन करते हैं? निर्वाचन की घोषणा कौन करते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग करते हैं। निर्वाचन की अधिसूचना जारी कौन कर सकते हैं? ये राज्यपाल जी के द्वारा ये जारी होते हैं। तो देख लो, निर्वाचन की घोषणा या निर्वाचन नामावली निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है। निर्वाचन की अधिसूचना राज्यपाल के द्वारा। निर्वाचन नियम बनाने की शक्ति, यहाँ पर नियम जो बनाने की शक्ति है उसमें कौन करते हैं? इसमें राज्य सरकार की शक्ति है। इसमें राज्य सरकार इसमें नियम बनाते हैं। तीनों में हल्का थोड़ा से अंतर है इसमें से। तो ये राज्य निर्वाचन आयोग की शक्ति के बारे में धारा 42 में बताया गया है। 42 क में क्या होता है? निर्वाचन आयोग के जो कर्मचारी है नियुक्ति करते हैं, कर्तव्य या उसके समुन्देशन करने की शक्ति को बताते हैं। जैसे जिला निर्वाचन अधिकारी है और साथ में और क्या है, और अन्य निर्वाचन अधिकारी है, उसकी नियुक्ति कौन करते हैं उसके बारे में इसमें बताए गए हैं। जैसे एक कलेक्टर है जिला निर्वाचन अधिकारी और एक नायब तहसीलदार एनटी तकले है, वो जो जिला निर्वाचन अधिकारी और अन्य निर्वाचन अधिकारी के बारे में इसमें बताया गया है। उसी प्रकार धारा 43 नियम बनाने की शक्ति, धारा 43 मोस्ट टाइम पे ये राज्य सरकार की शक्ति है। ये राज्य सरकार की शक्ति है, ये नियम बनाने की शक्ति। उसी प्रकार सम्मेलन की प्रक्रिया के बारे में, प्रोसेस के बारे में बताया धारा 44। ये देख लो प्रोसेस 44 में प्रोसेस बताया गया है। एक बार और देख लो क्या है। 42 में राज्य निर्वाचन आयोग की शक्ति है। 42 क में जो अधिकारियों और कर्मचारियों अन्य को नियुक्ति कैसे करते हैं उसके बारे में बताया गया है, उसके कर्तव्य के बारे में। 43 में नियम बनाने की शक्ति और 44 में सम्मेलन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। 44 में क्या है? सम्मेलन की प्रक्रिया। अब हम लोग पहुंच जाएंगे धारा 45। देखो धारा 45 में क्या है? इसे पंचायतों के अंतिम रूप से निपटाए गए का पुनर्विचार करते हैं। निपटाए गए जो विषय है, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, अंतिम रूप से निपटाए गए विषय को जो 6 महीने के अंतर्गत नहीं 6 महीने के बाद जो पुनः इस पर विचार कर सकते हैं। तो जो निपटाए गए विषय धारा 45 कैसे याद करेंगे? धारा 45 जब 45 वर्ष हो जाते हैं, अभी हमारे छत्तीसगढ़ में 45 वर्ष क्या हो जाते हैं? वो हो जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? वो फॉर्म नहीं भर सकते। मतलब नौकरी पाने की अंतिम उम्र क्या है? 45 वर्ष है एसटी एससी ओबीसी के लिए। तो 45 साल बाद क्या हो जाता है? निपट जाते हैं। ऐसे करके याद रखा जाता है। धारा 45 में क्या है? निपटाए गए विषय। 45 वर्ष के बाद क्या है? वो निपट गए, मतलब वो लायक नहीं है, ऐसे टाइप का। उसी प्रकार 46 में ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के बारे में बताया गया है। एक बार और देख लो 46 में क्या है? ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के बारे में बताया गया है। ग्राम पंचायत की क्या है? अधिकतम है ना, अधिकतम 5 स्थायी समिति हो सकते हैं, न्यूनतम नहीं है ना। अधिकतम 5 स्थायी समिति हो सकते हैं। कोई ग्राम पंचायत की समिति के बारे में बताया गया है। जबकि 47 में क्या है? जनपद और जिला पंचायत के स्थायी समिति के बारे में बताए गए हैं। इसमें भी
5 स्थायी समिति होते हैं। अधिकतम करने के लिए किसी किसी जनपद में, किसी जिला में 7 स्थायी समिति हो सकते हैं, पर 5 स्थायी समिति के बारे में तांत्रिक पुस्तकें बताई गई है इसमें से। और इससे ज्यादा समिति बनाना रहता है तो जिला कलेक्टर के अनुमोदन या सहयोग के माध्यम से बना सकते हैं, ऐसे नियम है उसमें से। धारा 47 क में क्या है, त्याग पत्र है, जबकि ख में है सदस्य सभापति के निर्वाचन जैसे विधि मान्य संबंधित उसके विवाद के बारे में ख में उसमें निर्णय देते हैं। क में क्या है, त्याग पत्र है, क में त्याग पत्र है 47 क में, और ख में विवाद संबंधित ऐसे करके याद रख लेना बस। धारा 48 48 में क्या है, सरपंच, उप सरपंच, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसकी शक्ति और कर्तव्य के बारे में बताया गया है। इसमें पंच, बीडीसी और डीडीसी इसके बारे में नहीं बताए गए है ना, इसके बारे में बस भी नहीं बताए गए हैं। सरपंच, उप सरपंच, जनपद जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की उसके शक्ति और कर्तव्य के बारे में धारा 48 में बताया गया है। 48 में, जबकि 49 में क्या है, ग्राम पंचायतों के कृत्य के बारे में बताया गया, जिसको पीएससी में एक बार पूछा है ना। धारा 49 ग्राम पंचायतों के कृत्य, और 49 क में अन्य कृत्य है। ग्राम पंचायत तो क्या है, अन्य कृत्य है। इसके बारे में पूरा अंदर से एक बार डीपली में पीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसी प्रकार देख लो एक बार, 49 में क्या है, ग्राम पंचायतों का कृत्य है, जबकि 50 में जनपद पंचायतों का कृत्य है। 50 में क्या है, जनपद पंचायतों के कृत्य है। एक है 49 है ग्राम पंचायतों के कृत्य है, जबकि 50 में जनपद पंचायतों के कृत्य जनपद का। 51 में नहीं है, 52 में जिला पंचायतों के कृत्य है। 52 में किसका है, जिला पंचायतों के कृत्य है। देखो इसी प्रकार जनपद पंचायतों का कृत्य किसमें है, 50 में है, और 52 में जिला पंचायतों का कृत्य है। जबकि जो 51 है, राज्य सरकार के द्वारा जनपद पंचायत, किसको, जनपद पंचायत और जिला पंचायतों को कार्य सौंपा जाना। राज्य सरकार के द्वारा कतिपय कृत्यों को जनपद को, किसको, जनपद और जिला पंचायत, इसमें ग्राम पंचायत के बारे में नहीं बताई गई है ना, ग्राम पंचायत बस नहीं है, कभी भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है। धारा 51 राज्य सरकार के द्वारा कतिपय कृत्यों को जनपद और जिला पंचायतों को सौंपा जाना, किसमें है, धारा 51 में है। इसमें ग्राम पंचायत का उल्लेख नहीं है। जबकि 49 में ग्राम पंचायतों की शक्ति, 50 में जनपद पंचायतों की शक्ति, और 52 में जिला पंचायतों के कृत्य या कृत्य शक्ति के बारे में बताए गए हैं। इसी प्रकार 53 पंचायतों के कृत्य के संबंध में राज्य सरकार की शक्ति, राज्य सरकार की क्या शक्ति है पंचायतों के कृत्य के संबंध में। जैसे अनुसूची 4 में हम लोग पढ़ते हैं, अनुसूची 4 जो धारा 53 से है, इससे पहले हम लोग अनुसूची वाला 4 अनुसूची बता चुके हैं, उसमें इसके बारे में एक बार डील किया था हल्का से, उसको देख सकते हो आप लोग। इसी प्रकार 54 से स्टार्ट है, देखो 54, 55, 56, 57 पूरा याद नहीं करना है, लेकिन हमको उसको कोड से याद करना है। कोड से कैसे याद होगा, और इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो कोड याद हो जाएगा। पेपर में क्या है, प्री में आता है तो ऐसे मिलान करना रहता है, व्यापम या पीएससी के कोई भी में मिलान करना रहता है, और मिलान करो करके जोड़ी उचित संबंध जोड़ो, ऐसा दिया रहता है। 54 कैसे याद रखेंगे, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं एवं सुरक्षा से संबंधित बाबत, पूरा याद नहीं रखने, सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में बताया गया, हेल्थ के बारे में बताया गया है, पब्लिक हेल्थ के बारे में बताया गया है। पब्लिक हेल्थ 54 में पब्लिक हेल्थ है, और 55 में भवनों का निर्माण और नियंत्रण करना। कैसे याद रखेंगे, 55 में जो पब्लिक हेल्थ है, जो हॉस्पिटल खुलता है, 55 भवन में है, ऐसे करके याद रख लेना, 55 भवन में है ऐसे करके। तो 55 भवन और 54 में पब्लिक हेल्थ के बारे में बताई गई है। उसी प्रकार जो 56 है, जो भी पब्लिक मार्ग है, जो सार्वजनिक मार्ग है, खुले स्थान रुकावट है, उस बाधा को कैसे अतिक्रमण को दूर करने, इसके बारे में बताया गया है। 56 में क्या बताया गया है, 56 में ये बाधा अतिक्रमण रुकावटों को खुले स्थान के बारे में है, 54 में पब्लिक हेल्थ है, 55 में भवन के बारे में, और 56 में वो सार्वजनिक मार्ग के रुकावट के बारे में बताई गई है। 57 ये बहुत ही एमपी है, 57 ग्राम पंचायत में जितने भी भवन है उसके क्रमांक डलता है, या गांव में जो तालाब होते हैं, कोई भवन है उसको नाम रखते हैं, क्रमांक 1 2 3 भवन के भी नाम रखते हैं, या तालाब के नाम रखते हैं, अलग अलग तालाब, जैसे पेड़ी तालाब, अमय तालाब, नवा तालाब। उसी प्रकार मार्गों के नामकरण अलग अलग नामकरण किया जाता है, और भवन को जो क्रमांक डाला जाता है, इसी कारण हम लोग फार्म डालते लिखते हैं ना,
मकान नंबर रेतना, उसी के बारे में बताया गया धारा 57। बहुत ही एमपी धारा 57 को डायरेक्ट कभी भी पूछ सकता है इसको। धारा 57 तो कैसे याद रखेंगे? मार्गों का नामकरण, 57 मार्गों का नामकरण रखेंगे और 57 घर के क्रमांक डालेंगे, ऐसे करके याद रख लेना, याद इसी बस करना है। 58 में क्या है? बाजार या मेलों का विनिमय के बारे में बताया गया है। बाजार और मेले के विनिमय, यहाँ हल्का से अंतर होता है। जब भी बाजार बस लिखा रहेगा ऐसे बाजार, बाजार का प्रबंधन कौन करता है? तो ग्राम पंचायत उत्तर रहेगा। लेकिन यही जगह यदि सार्वजनिक शब्द जुड़ जाएगा ऐसे सार्वजनिक, हल्का से देखो, तो सार्वजनिक जो मेले है या बाजार है उसकी घोषणा तो राज्य सरकार करते हैं। घोषणा कौन करते हैं? राज्य सरकार करते हैं। लेकिन इसका सार्वजनिक मेले, सार्वजनिक बाजार का प्रबंधन कौन करते हैं? तो इसका जनपद पंचायत करते हैं। बस हल्का सा अंतर है, जो सार्वजनिक के शब्द जुड़ेगा तब। तो बाजार मेले का प्रबंधन धारा 58। तो इसे बराबर देख लो। 54 में पब्लिक हेल्थ था, 55 में भवन। जब भी 56 आएगा तो रुकावट, बाधा, अतिक्रमण संबंधित है 56 में। उसी प्रकार 57 में मार्गों का नामकरण और क्रमांक डालेंगे और 58 में क्या है? बाजार मेलों का विनिमय के बारे में बताया गया है। अभी विशेष रूप से याद रखना, सार्वजनिक बाजार की घोषणा या मेले की घोषणा कौन करता है? तो राज्य सरकार। और उसका प्रबंधन कौन करते हैं? सार्वजनिक मेले का प्रबंधन कौन करते हैं? तो जनपद पंचायत। ऐसे टाइप इसको उत्तर। इसी प्रकार 59 देख लो। 59, 60 और 61। 59 क्या है? तो सड़कों को जो घुमावदार होते हैं, जो मोड़ होते हैं, उसे चालू करने में जनपद पंचायत की शक्ति होती है इसमें ना। जो भी जैसे जो सड़क है, जो वर्तमान में जो सड़क ऐसे सड़क को सीधा करने का भी प्लान बना रहे हैं ऐसे टाइप का, तो उसी को जो घुमावदार है ऐसे ऐसे 59 में घुमावदार है। ऐसे 59 में क्या है? घुमावदार है। याद रखना, 59 में सड़कों को घुमाव देने के लिए जो जनपद पंचायत की शक्ति है, 59 में घुमावदार सड़क के बारे में बताया गया है। जबकि 60 में जनपद पंचायत में निहित सड़कों और भूमियों का जो अतिक्रमण है उसके बारे में 60 में बताई गई है। 59 में घुमावदार सड़क है, जबकि 60 में क्या है? जो भूमि अतिक्रमण कर लेते हैं वो जनपद पंचायत के, उसके बारे में बताए गए हैं। उसी प्रकार 61 में समझौता, 61 समझौता के बारे में बताया गया है। 61 में क्या है? अलग अलग समझौता है, 61 समझौता है। 61 समझौता अलग अलग क, ख, ग से लेकर पूरा 6 तक बताए गए हैं। एक बार पीएससी में इसी से पूछा गया है। इसको मैं कोड से याद करा रहा हूं, इसको कोड से याद कर लेना। 61 में क्या है? समझौता है, तो 61 समझौता करके याद रख लेना कम से कम। उसके बाद क, ख, ग, घ, अंगा, च और छ, इतना सारा है। तो सबसे पहले क में क्या है? परिभाषा के बारे में बताया गया। परिभाषा जो कॉलोनी से संबंधित है ना, तो कॉलोनी के परिभाषा के बारे में बताया गया है। 61 क में बताया गया है। ख में क्या है? इसका रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन के बारे में है। पूरा पूरा याद नहीं करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा याद करेंगे। रजिस्ट्रीकरण है ना, तो रजिस्ट्रेशन के बारे में बताना। ख में रजिस्ट्रेशन है। ग में क्या है? ग में विकास के बारे में बताया जाता है। ग में क्या है? विकास के बारे में बताया गया ग में। जबकि घ में जो अवैध कॉलोनी को जो निर्माण है, जो उसका निर्माण है, निर्माण से संबंधित दंड के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? दंड के बारे में बताया गया है, इसी का। एक क में क्या है? परिभाषा, ख में रजिस्ट्रेशन, ग में विकास, कॉलोनी का विकास, घ में जो निर्माण करेंगे उसका दंड के बारे में बताया गया। इसी के बाद पूछा है पीएससी में। उसी प्रकार क, ख, ग, घ, अंगा, अंग में दुष्प्रेरण के बारे में बताया गया है। दुष्प्रेरण हेतु दंड के बारे में बताया जाता है। दुष्प्रेरण मतलब क्या होता है? उकसाना। किसी चीज को उकसा देते हैं, ये चीज कर ऐसे बोल के, तो जो उकसाने वाला है उसके बारे में वहां दंड के बारे में यहाँ बताया गया है। एक बार और देख लो। क में परिभाषा, ख में क्या है? रजिस्ट्रेशन, ग में विकास के बारे में है और घ में अवैध कॉलोनी के संबंधित जो निर्माण होते हैं उसके दंड के बारे में बताया गया है। उसी प्रकार कैसे नहीं हो रही? अच्छा, उसी प्रकार देखो ये क, ख, ग, घ, अंगा। अंगा में देखो क्या है? जो अवैध सन्निकट है, अभी बताया ना, तो दुष्प्रेरण है। दुष्प्रेरण करने के लिए दंड के बारे में बताया गया है। च में क्या होता है? जो अवैध व्यापर्तन है, अवैध निर्माण किसी भी भूभाग को शून्य होना। इस च में क्या होता है? शून्य होना। इसको बस याद रखना, पूरा स्टेटमेंट पूरा लिख के देगा आपको, शून्य होना। और अंतिम में जो अवैध कॉलोनी है उसको संपहरण के बारे में बताया गया है। कैसे कॉलोनी को कैसे संपहरण करते हैं? पहले समन जारी करता है,
फिर समन जारी करने के बाद कैसे उद्घोषणा करते हैं, कैसे भगोड़ा घोषित करते हैं, वो सब चीज के बारे में जो क्रम है, अंतिम में संपत्ति संपहरण के बारे में, ये न्यायालयीय प्रक्रिया इसके बारे में बताया गया। एक बार और देख लो, पहले क में क्या है, परिभाषा के बारे में बताया गया है, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बारे में है, रजिस्ट्रेशन क्रम से याद रख लेना, उसके बाद उसका विकास के बारे में बताया गया है, फिर जो निर्माण होगा तो निर्माण होगा, उसका दंड के बारे में बताया गया है, उसको निर्माण को कैसे दंड करेंगे, फिर क्या है उसको दुष्प्रेरण के बारे में बताया गया है, ये मोस्ट टाइम पे दुष्प्रेरण, ये अंगा वाला है ना, दुष्प्रेरण के बारे में बताया गया है। दुष्प्रेरण के बाद क्या है, उसको कैसे शून्य घोषित करेंगे, और शून्य घोषित करने के बाद कैसे उसको संपहरण करेंगे, ये क्रम है। एक बार परिभाषा, रजिस्ट्रेशन, विकास, दंड, दुष्प्रेरण, शून्य, संपहरण, ये क्रम है। क ख ग घ अंगा अच्छा तक है, इसी प्रकार से याद रख लेना। अगला है 62। 62 से है, राज्य सरकार कतिपय संपत्ति को निहित कर सकेगी। कौन कर सकेगी? राज्य सरकार के द्वारा। ये 62 से लेकर 66 तक बहुत अहम की है, याद रखना। राज्य सरकार के द्वारा कतिपय जो संपत्ति है उसको निहित करने की शक्ति है 62 में। उसी प्रकार 63 में क्या है, देखो 63 पंचायतों को निधियों का समूह निर्देशन के बारे में बताया गया है। 63 में क्या है, समूह निर्देशन के बारे में, समूह निर्देशन के बारे में 63 में है। 63 में क्या है, समूह निर्देशन, विशेष रूप से याद रखना 63 में समूह निर्देशन। और 64 में पंचायतों को सहायता अनुदान है। देखो पंचायतों को सहायता अनुदान के बारे में 64 में बताया गया है, जबकि 65 में जो स्थावर संपत्ति है उसका अंतरण कैसे करेंगे, और 66 में पंचायत निधि के बारे में बताया गया। 66 को कई बार डायरेक्ट पूछता है, पंचायत जो निधि के बारे में इसी में बताया गया है। एक बार और देख लो, 62 में राज्य सरकार के द्वारा कतिपय संपत्ति को निहित कर सकेगी। 63 में समूह निर्देशन के बारे में है। 64 में पंचायतों को सहायता अनुदान देना, और 65 में स्थावर संपत्ति का अंतरण करना, जबकि 66 में क्या है, पंचायत निधि के बारे में बताया गया है। 67 एक बार और देख लेना यहाँ हल्का से, 68 और 64। 64 में क्या दिया, हल्का से देख लो। 64 में पंचायतों को सहायता अनुदान के बारे में बताया गया है, जबकि 68 में सहायता अनुदान देने की शक्ति है। हल्का से अंतर है थोड़ा सा ना दोनों, 64 और 68 में। देखो अब आगे हम लोग 67 में आ गए। देखो 67 में क्या है, संविदा के बारे में बताया गया। संविदा, स से 67 और स से संविदा, संविदा निष्पादन करने का ढंग है, संविदा के बारे में बताया गया संविदा में। जबकि 68 में सहायता अनुदान देने की शक्ति है। 64 में थोड़ा सा अंतर, 68 में थोड़ा सा अंतर। 69 एक बार इसको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, और 69 को आगे देखो। 69 को 69 जो सचिव होते हैं, ग्राम पंचायत सचिव, उसी प्रकार जो जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इसकी नियुक्ति के बारे में बताया गया। नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्य सरकार करते हैं। एक बार इसी को पूछा है, नियुक्ति कौन करते हैं, राज्य सरकार करते हैं। 69 में इसके बारे में बताए गए हैं। जबकि 70 में पंचायतों में अन्य अधिकारी, 70 में क्या है, अन्य अधिकारी और सेवक के बारे में बताए गए हैं। 69 में क्या बताए गए हैं, सचिव और सीईओ के नियुक्ति के बारे में, जबकि 70 में अन्य अधिकारी के बारे में बताए गए हैं। 71 में शासकीय सेवक की प्रतिनियुक्ति, पुनर्नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति के बारे में बताए हैं। जबकि 72 में जो कार्यपालन अधिकारी तथा सचिव के कृत्य के बारे में बताए गए। देख लो यहाँ 69 और 72। 69 में इसके नियुक्ति के बारे में बताए गए हैं, 69 में इसकी नियुक्ति के बारे में बताए गए हैं, जबकि 72 में इसके कृत्य के बारे में बताए गए हैं। जो सचिव होते हैं और जो सीईओ होते हैं उसकी नियुक्ति के बारे में, उसके कृत्य के बारे में दोनों बताए गए हैं। 73 और 76। 73 क्या है, बजट एवं वार्षिक लेखे के बारे में है। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने वाला है, किस धारा में बजट एवं वार्षिक लेखे का वर्णन है, तो 73 में है। उसी प्रकार भूमि का उपजाऊ करने की शक्ति, भूमि को उपकर है ना, भूमि का उपकर, तो 74। ऐसे मेन कोड को याद रखना, 74 में उपकर के बारे में है। उसी प्रकार जो 75 है, संपत्ति अंतरण शुल्क क्या है, किसके अंदर का, खंड के अंतर्गत, मतलब को जनपद के अंतर्गत जो संपत्ति है, जो भीतर संपत्ति है, उसको अंतरण करने का शुल्क के बारे में 75 में बताया गया है।
जबकि 76 में जिला पंचायत निधि क्या है, 66 में ग्राम पंचायत की निधि और 76 में जिला पंचायत की निधि, जिला जनपद के नहीं है ना, जिला पंचायत का है। एक बार और देख लो हल्का से, 73 में वार्षिक बजट एवं वार्षिक लेखे है, 74 में उपकर है, जबकि 75 में खंड के भीतर संपत्ति अंतरण के बारे में बताया गया है। 76 में जिला पंचायत की निधि के बारे में है, जबकि 76 का में है क्या है, पंचायतों के भी संवितरण के बारे में है। जो भी रकम होते हैं, जो पंचायतों के भी संवितरण कैसे होते हैं, तो जो होते हैं, जो ग्राम पंचायत होते हैं, जो ग्राम पंचायत एक होते हैं जनपद पंचायत, अब एक होते हैं जिला पंचायत। इसके बारे में कैसे संवितरण होते हैं उसके वितरण के बारे में बताया गया है। किसी किसी में 50%, 25%, 25% ऐसे टाइप होते हैं। और ये जब वितरण होते हैं अलग अलग भी हो सकते हैं ना, 90:10 भी हो सकते हैं, ये 90:10 भी हो सकते हैं। उसको अलग अलग धारा में अलग अलग इसको डिफाइन किया है, जब अंदर जाएंगे तब इसको पता चलेगा। वो भी जो 90 है, कभी ये 90 है, ये जनसंख्या को कवर करते हैं, जनसंख्या को। ये 10% है, वो क्षेत्र को कवर करते हैं, ऐसे टाइप है इसमें। 90% 10, इसका सही आंसर 90% 10 है। और लेकिन किसी पुस्तक में ना, और जो अंदर जाएंगे डेफी ना, तो इसको अलग भाग में और दिए गए हैं, 50, 25 और 25 कैसे भागे बढ़ते हैं। लेकिन जो प्रशासनिक प्रतिवेदन है उसे 90:10 में दिए गए हैं और जनसंख्या और क्षेत्र के अनुपात में बांटा गया है। उसी प्रकार धारा 77 में अन्य कर के बारे में बताया गया, अन्य कर के बारे में विशेष 90:10 को याद रखना उसमें। उसी प्रकार करों के विनिमय करने में राज्य सरकार की शक्ति, जो भी कर है, टैक्सेस है, उसको कैसे विनिमय करेंगे, 78 में विनिमय करते हैं, उसके बारे में राज्य सरकार की शक्ति के बारे में है। जबकि 79 देखो हल्का से, 79 इसी प्रकार है कि 91 भी आएगी, 91 भी अपील है और 79 भी अपील है। तो 79 में क्या है, करों के विरुद्ध अपील है, जो टैक्स है, टैक्स के विरुद्ध अपील कैसे करेंगे, 79 में है। 80 बाजार फीस आदि को ठेके पर दिए जाना। 80 हम लोग पढ़ते थे अनुसूची 3, जब अनुसूची 1, 2, 3, 4 पढ़े हैं, तो जो ठेका के बारे में बात है, जो बाजार फीस है उसको दिया जाना। लेकिन याद रखना, जो निजी संडास होते हैं, जो निजी शौचालय होते हैं, निजी संडास, उसी बस को ठेका में नहीं दिया जा सकता, इसको ठेका में नहीं दिया जा सकता है, बाकी सबको दिया जा सकता है। इस प्रकार से अंदर में दिया गया है। धारा 80 विशेष रूप से याद रखना, बाजार फीस ठेका अनुसूची 3 के बारे में बताया गया है। 81 में जो बकाया है उसको वसूली कैसे करेंगे, तो 81 वसूली, 81 रुपया वसूली करेंगे। 82 देख लो, अपवर्जन के लिए शक्ति, आईएमपी उतना नहीं है, फिर भी यहाँ से मेज द फॉलोइंग करके पूछता है, अपवर्जन के लिए शक्ति किसमें है, 82। 83 में करों में राहत देने हैं, तो राज्य सरकार के शक्ति, टैक्स में राहत देना, 83 रुपया राहत देगा। कितना राहत देगा, 83 रुपया राहत देगा, ऐसे करके याद रखना। राज्य सरकार कितना राहत देगा, 83 रुपया राहत देगा। 84 पंचायतों का कार्यों का निरीक्षण करना है। एक और हम लोग निरीक्षण संबंधित एक और धारा पढ़ेंगे, तो याद रखना 84 बहुत ही आईएमपी है, इसको एक बार पूछा है। पंचायतों का कार्य का निरीक्षण कौन सा धारा में, धारा 84। जबकि 85 में निलंबित से संबंधित है, आदेश आदि को निष्पादन और निलंबित से संबंधित है। देख लो एक बार, 81, 82, 83, एक 82, एक 83, एक 84। तो ये जो 84 है इसी में पंचायतों का निरीक्षण से संबंधित है, और जो 85 है उसमें निलंबित से संबंधित है, निलंबित से। इसके अगला को धारा 86, 87, 88, 89, 90 और 91 और से याद करेंगे। 86 क्या है, कतिपय मामलों के बारे में बताता है। 86 क्या है, कतिपय मामलों, कतिपय मामलों में पंचायत सकर्मों का निष्पादन के लिए राज्य सरकार की शक्ति, सकर्मों के लिए, कतिपय मामलों के सकर्मों से संबंधित धारा 86 में बताया गया है। इतनी बस याद रखना, मैच द फॉलोइंग में पूछेगा। धारा 87 बहुत ही आईएमपी, सर्वाधिक आईएमपी, धारा 87 व्यतिक्रम शक्तियों का दुरुपयोग, पंचायतों का जो विघटन के बारे में बताया गया है। ये बहुत ज्यादा चर्चा में था, पंचायतों का विघटन करना, जैसे सरपंच या जनपद या जिला पंचायत है, उसके जो चुनाव में थोड़ा सा लेट हो गया था, अभी लेट कर रहे थे, वही विघटन किया गया था। फिर उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारी को जो नियुक्ति की गई थी उसके बारे में बताया गया है, धारा 87। उसी प्रकार धारा 88 है, पंचायती कर्तव्यों की कार्यकलापों की जांच करना, इसको कई बार पूछा है धारा 88 में।
पंचायतों के जो कार्यकलापों के जांच करना किस धारा में, धारा 88 में है। धारा 89 एक बार पीएससी में पूछा है, हानि और दुरुपयोग के लिए पंच आदि का दायित्व। पंच के बारे में बताया गया है, हानि से संबंधित है 89 में, हानि पंच एसेट के बारे में बताया गया है 89 में। उसी प्रकार 90 में क्या है, जो भी पंचायत है, पंचायत जो भी स्थानीय प्राधिकरण है, जो भी स्थानीय प्राधिकारियों है, प्राधिकारियों के बीच जो विवाद होता है, विवाद उसके बारे में बताया गया है। पंचायत और स्थानीय प्राधिकारी के बीच जो विवाद है उसके बारे में ये क्या है बताया गया है। इसका निर्णय कौन करते हैं, राज्य सरकार करते हैं, ऐसे नियम होते हैं। अब 91 में अपील और पुनरीक्षण के बारे में बताया गया है। क्या क्या है एक बार और देख लो। पहला क्या है, 86 में कतिपय मामला है, 87 में जो विघटन के बारे में बताया गया है, यहाँ पर विघटन को याद रखना, 87 में विघटन है। उसी प्रकार 88 में जांच से संबंधित है, 89 में पंच के हानि के बारे में बताया है, और 90 में क्या है, 89 के 90 मतलब 90 में पंचायत और स्थानीय प्राधिकारी के बीच विवाद है उसके बारे में है। जबकि 91 में क्या है, अपील एवं पुनरीक्षण के बारे में बताया गया है। क्या है, 91 में अपील और पुनरीक्षण के बारे में बताया गया है। 91 में क्या है, अपील और पुनरीक्षण के बारे में बताया गया है। 91 में क्या है, अपील और पुनरीक्षण के बारे में बताया गया। इसमें से ये सबसे ज्यादा IMP 87 और 88 और 89, इसको एक बार पूछा है, इसको भी पूछा है एक बार पीएससी प्री में। वो पंच से संबंधित है, पंच से संबंधित है। पंच को जो हानि से संबंधित है 89 में। यहाँ 92 देख लो, 92 में अभिलेख और वस्तु वापस करने, धन वसूल करने की शक्ति किसमें है, अभिलेख और वस्तु वापस करने और धन वसूल करने की शक्ति देख किसमें, 92 में है। उसी प्रकार 93 में शक्ति का प्रत्यायोजन, प्रत्यायोजन इंग्लिश में बोलते हैं डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब प्रत्यायोजन के मतलब होते हैं जो उच्च अधिकारी के द्वारा यदि वो समय में उपस्थित नहीं रहते हैं तो अपने जो अधीनस्थ है, जो अधीनस्थ होते हैं तो उसको कार्यभार सौंप दिया जाता है ताकि वो कार्य बिना किसी बाधा के हो, उसी को बोलते हैं प्रत्यायोजन के बारे में। किसमें दिया है, 93 में प्रत्यायोजन के बारे में बताई गई है। जबकि इसमें क्या है, अभिलेख वस्तु वापस करने, अभिलेख वापस करने, धन वसूल करने की शक्ति किसमें है, धारा 92 में। धारा 92 में धन वसूल करने की शक्ति है, विशेष रूप से याद रखना, डेट ऑफ बर्थ से याद रख लेना। 92 जिसका डेट ऑफ बर्थ है उसको धन वसूल करेंगे, जिसका 93 डेट ऑफ बर्थ है उसको प्रत्यायोजन है करके याद रख लेंगे। जिसका 94 डेट ऑफ बर्थ है नियंत्रण और साधारण शक्ति है, उसको साधारण है ना, सिंपल है, विशेष शक्ति नहीं, जबकि साधारण शक्ति है, नियंत्रण और साधारण शक्ति। 95 में नियम बनाने की शक्ति और 96 में उपविधियां है। 95 में नियम बनाने की शक्ति, 96 में उपविधियां है। और अंतिम क्या है, अंतिम में 97 में क्या है, 97 में आदर्श मॉडल उपविधि है। 97 में क्या है, आदर्श मॉडल एवं उपविधियां के बारे में बताई गई। देखो 97 में क्या है, आदर्श मॉडल एवं उपविधियां के बारे में बताई गई है।